हबीब का जवाब आ गया है कि इलिया टोपुरिया को मौका मिलना चाहिए डायरेक्ट इस्लाम मखाचेव के साथ 155 लाइट वेट डिवीजन में चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी बेल्ट छोड़ दी है और अब वो लाइट वेट बन गए हैं परमानेंट। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर दिक्कत है हबीब को। पूरी इस वीडियो के अंदर मैं 9 न्यूज लेकर आया हूं, जहां से शुरुआत हबीब की न्यूज से होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हिंदी के अंदर अगर आप लोग यूएफसी और कॉम्बैट स्पोर्ट्स का कंटेंट देखना एंजॉय करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हबीब ने अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि देखिए, यह बात बिल्कुल ठीक है कि इलिया टोपुरिया लाइट वेट में आ गए हैं, लेकिन उनको एक फाइट करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, यह दिखाना पड़ेगा कि उनसे बेटर लाइट वेट आज के टाइम पर कोई है नहीं। उसके बाद ही इस्लाम के साथ उनकी फाइट हो जाएगी। यहां पर डायरेक्ट तो टाइटल शॉट नहीं दिया जाएगा इलिया को, लेकिन अगर वो या तो चार्ल्स ओलिवेरा या फिर डस्टिन पोरिये, इन दोनों में से किसी एक को भी हरा देते हैं, उसके बाद इस्लाम मखाचेव को कोई भी दिक्कत नहीं होगी इलिया के साथ फाइट को साइन करने में, कॉन्ट्रैक्ट को। इस्लाम मखाचेव के लिए कौन सी फाइट होगी, कौन सी नहीं होगी, किसके साथ फाइट करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, करियर में हर एक इंपॉर्टेंट मूव हबीब की सजेशन से ही लेते हैं इस्लाम मखाचेव। तो यहां पर हमें इस्लाम मखाचेव का नेक्स्ट कंटेंडर इलिया टोपुरिया देखने को मिलेंगे, लेकिन उनकी फाइट या तो चार्ल्स के साथ पहले होगी या फिर उनकी फाइट होगी यहां पर डस्टिन पोरिये के साथ। हबीब रेडी हैं, लेकिन उससे पहले एक फाइट करनी पड़ेगी। आप बताओ मुझे, आप अगर हबीब की जगह पर होते, क्या इस्लाम को डायरेक्ट बोलते कि यार आप फाइट करो, या फिर हबीब का ये पॉइंट ऑफ व्यू कि पहले एक फाइट करनी पड़ेगी, नंबर 1 कंटेंडर बनना पड़ेगा, उसके बाद मौका मिलेगा? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या ठीक है? जो सेकंड न्यूज है दोस्तों, वो निकल कर आ रही है डैनियल कॉर्मिये की तरफ से। डैनियल कॉर्मिये का कहना यह है कि हबीब ने जो अभी रिसेंट इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं मिलेगा, इसको डैनियल कॉर्मिये भी एग्री करते हैं। डीसी के हिसाब से जो डेना वाइट है वो अभी इलिया को बोलेंगे कि या तो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ फाइट करो या डस्टिन पोरिये के साथ फाइट करो। और जहां तक मुझे लगता है, डैनियल कॉर्मिये ने कहा कि डस्टिन पोरिये के साथ ही उनकी फाइट होगी। तो डायरेक्ट टाइटल शॉट लाइट वेट के लिए स्ट्रेट अवे नंबर 1 कंटेंडर बनाकर शायद डेना वाइट इलिया को प्रेजेंट ना करे। तो यहां पर पहली न्यूज में हबीब का कहना भी ये, सेकेंड न्यूज में डैनियल कॉर्मिये का भी कहना यह है कि पहले नंबर 1 कंटेंडर बनो। तीसरी न्यूज आ रही है डिएगो लोपेज की। डिएगो लोपेज ने कहा कि इलिया ने जो ये अपनी बेल्ट छोड़ी है 145 की, ये अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी है। यहां पर यूएफसी वालों ने अपनी पावर दिखाई है, अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने इलिया को कहा कि अपने डिवीजन के अंदर नेक्स्ट टाइटल डिफेंस करो तुम, लेकिन इलिया ने मना कर दिया। उनका प्लान था 155 में जाकर दूसरी बेल्ट जीतना, और खासकर उनका प्लान था एक ही टाइम पर लेफ्ट शोल्डर पर और राइट शोल्डर पर, दोनों शोल्डर पर बेल्ट हो। लेकिन यूएफसी वाले डबल चैंपियन स्टेटस आज के टाइम पर किसी को देना नहीं चाहते। उनके हिसाब से यूएफसी वालों ने फोर्स किया है इलिया को कि अपनी बेल्ट छोड़ दो, 155 में जाना है, ताला खोलना है 155 के गेट का। तो एंट्री तब मिलेगी जब आप पहले 145 की बेल्ट को छोड़ दोगे। तो यहां पर इलिया जो ये दावा कर रहे हैं कि मैंने अपनी मर्जी से छोड़ी है बेल्ट, ऐसा कुछ नहीं है। यूएफसी वालों ने फोर्स किया है कि मूव अप करना है, बेल्ट छोड़ो। तो यहां पर डिएगो लोपेज की बात से आप एग्री करते हो कि इलिया ने अपनी मर्जी से बेल्ट नहीं छोड़ी, यूएफसी वालों ने उनके सामने शर्त रखी थी। ऐसी कोई न्यूज अभी निकल कर तो नहीं आई है, लेकिन डिएगो लोपेज ने यह बात हमें बता दी है। और देखिए, डिएगो लोपेज भी यूएफसी के फाइटर हैं। हवा में तो लठ मारेंगे नहीं, वो धूल में लठ तो घुमाएंगे नहीं, कुछ न कुछ सच्चाई तो इस बात में जरूर होगी। अगली न्यूज माइकल चैंडलर की तरफ से आ रही है। माइकल चैंडलर का कहना यह है कि पैडी पिमलेट आ गए हैं एक बहुत बड़े खतरे में। पैडी पिमलेट जब मेरे साथ फाइट करने उतरेंगे, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं यहां पर माइकल चैंडलर के, जैसे ही पैडी पिमलेट मेरे साथ फाइट करने आएंगे ऑक्टागन के अंदर, जहां पर पहला ही स्ट्राइक लैंड होगा मेरा, उन्हें पता लग जाएगा कि वो बॉबी ग्रीन के सामने नहीं खड़े हैं, वो टोनी फर्गसन के सामने नहीं खड़े हैं, वो माइकल चैंडलर के सामने खड़े हैं। और जहां तक माइकल चैंडलर का कहना है कि मेरा एक पंच लैंड होते ही
पैडी पिमलेट अपनी औकात के अंदर आ जाएंगे। उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है कि कैसे एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर के खिलाफ फाइट की जाती है, और उनकी इसी कमी को एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे माइकल चैंडलर। और माइकल चैंडलर का कहना यह है कि मैं इस फाइट को ना लंबा नहीं खींचूंगा, मेरी पुरानी फाइट्स आपको लंबी खींचती हुई दिखाई देती है, एक्साइटमेंट से भरी हुई। क्यों? क्योंकि दोनों फाइटर सेम लेवल के होते हैं, लेकिन यहां पर माइकल चैंडलर के हिसाब से पैडी पिमलेट उनके लेवल के नहीं है, और यह फाइट एक मिसमैच है। यहां पर वो इज्जत करते हैं पैडी की, लेकिन जैसे ही ये फाइट शुरू होगी, पहला स्ट्राइक लैंड करेंगे चैंडलर, वहीं पर ही पैडी पिमलेट बैक फुट पर आ जाएंगे, और शुरुआत के राउंड के अंदर ही, या फिर कहे अर्ली इन द राउंड्स, नॉकआउट करने की सोचेंगे पैडी पिमलेट को माइकल चैंडलर। क्या आपके हिसाब से माइकल चैंडलर पैडी पिमलेट को अर्ली इन द राउंड्स नॉकआउट कर सकते हैं? क्या पैडी पिमलेट को पहली बार फील होगा कि यार शिट, क्या हो गया, एक इतने खतरनाक फाइटर के खिलाफ मैं ऑक्टागोन के अंदर आ गया हूं, क्या होगा? क्या पैडी पिमलेट यूएफसी में पहली बार हार जाएंगे, और माइकल चैंडलर के अंदर क्या इतना दम है कि वो पैडी पिमलेट को पहली बार यूएफसी में हरा दे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली न्यूज निकल कर आ रही है बिलाल मोहम्मद से। बिलाल मोहम्मद ने बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दे दी है, खुश हो गया हूं मैं। बिलाल मोहम्मद को पहले तो थैंक यू। बिलाल मोहम्मद ने कहा कि देखो, सबसे पहले ये फाइट गई थी, मेरे खिलाफ जो फाइट थी वो गई शवकत के पास। शवकत ने कहा मैं इंजर्ड हूं, अभी फाइट नहीं कर सकता, इस ईयर के एंड में मैं फाइट करने के लिए रेडी हूं। फिर यूएफसी वालों ने मेरे से पूछा कि यार अब क्या किया जाए, तो यूएफसी वालों के साथ मिलकर डिस्कशन हुआ, जहां पर उनके दिमाग में आ रहा था लियोन एडवर्ड, लेकिन लियोन एडवर्ड की तो पहले ही फाइट फिक्स हो चुकी थी जेडीएम के साथ, और लियोन को तो वो पहले भी हरा चुके थे, तो लियोन एडवर्ड के नाम पर भी कांटा लग गया। उसके बाद गैरी का नाम सामने आया। गैरी अपनी पिछली फाइट शवकत से हार गए थे, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता था कि पिछली फाइट नंबर 1 कंटेंडर के लिए थी, जो हारा उसे टाइटल शॉट दे दे, तो गैरी के ऊपर भी कांटा लग गया। उसके बाद 2 फाइटर रह गए थे, एक कमारू उस्मान और एक बकली। कमारू उस्मान के लिए जो वर्ड यूज किए वो मेरे नहीं है, वो है बिलाल मोहम्मद के। उन्होंने कहा कि कमारू उस्मान बैक टू बैक फाइट्स को हार रहे हैं आज के टाइम पर, और उनके घुटनों की उम्र 80 साल हो चुकी है। तो एक 80 साल के बूढ़े को, जिसके घुटने जवाब दे चुके हैं, फाइट नहीं देनी चाहिए थी। यूएफसी ने इसीलिए कमारू उस्मान को भी फाइट नहीं दी। फिर बकली रह गए। बकली और जेडीएम के अंदर से ही ऑप्शन बचा था लास्ट में, तो फिर यूएफसी ने देखा कि लंबी विन स्ट्रीक किसकी है। उन्होंने देखा कि बकली के मुकाबले जेडीएम की विन स्ट्रीक लंबी है, इसलिए बकली को मौका नहीं मिला। तो यहां पर देखिए बिलाल मोहम्मद ने हर उस कंटेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि यूएफसी ने कैसे कैसे प्लान किया, और कैसे ना बकली, ना गैरी, ना उस्मान, ना लियोन एडवर्ड, इन सब को छोड़कर क्यों जेडीएम को मौका मिला, क्योंकि उनकी विन स्ट्रीक सबसे लंबी थी। तो यहां पर बिलाल मोहम्मद ने पूरी सिचुएशन को क्लियर कर दिया है। अगली न्यूज दोस्तों ये आ रही है कि यूएफसी डबल चैंपियंस नहीं बनने देना चाहती। जैसे पास्ट में आपने देखा होगा हेनरी सहूडो थे, आपने पास्ट में देखा कॉनर मैग्रेगर थे, एक टाइम पर 2 डिवीजन के चैंपियन थे, डीसी भी थे, अमांडा नूनस भी थी। लेकिन आज के टाइम पर इलिया टोपुरिया के पास मौका था कि वो 2 डिवीजन के चैंपियन बन जाएं, लेकिन यूएफसी ने क्या किया, डिएगो लोपेज वाली बात कि या बेल्ट छोड़ो या फिर टाइटल डिफेंस करो। 155 में 145 की बेल्ट कैरी करते हुए हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। तो यहां पर रास्ता ब्लॉक हो गया ना। अगर इलिया जीत जाते हैं 155 का टाइटल, तो वो तब भी चैंप एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली नहीं रहेंगे। ऐसा तो हो जाएगा कि वो 2 डिवीजन के चैंपियन बन गए, लेकिन एक ही टाइम पर 2 डिवीजन की बेल्ट उठाने की जो उनकी चाह होगी वो अधूरी रह जाएगी। और यूएफसी यही चाहती है। डबल चैंपियंस का जो रिवाज है, जो कल्चर है, वो यूएफसी ने खत्म कर दिया है, और मैं इस बात से एग्री करता हूं। नहीं तो अब से पहले इस्लाम को मौका दे दिया जाता, नहीं तो यहां पर इलिया को मौका दिया जाता कि भाई 145 की हम इंटरिम बेल्ट क्रिएट कर रहे हैं लोपेज और वोल्कानोव्स्की के बीच में, उसके बाद आप 155 में फाइट करो और लेटर दिस ईयर आप अपने टाइटल को डिफेंड कर लेना यूनिफिकेशन की फाइट में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इलिया से बेल्ट ले ली। तो यह बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है भाई, जो सबको फील हो रही है कि यूएफसी वाले आज के टाइम पर नहीं चाहते कि किसी भी बंदे के पास 2 बेल्ट हो एक ही टाइम पर। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। अगली न्यूज डैन हुकर से है।
जिसको देखो भाई इलिया के पीछे पड़ गया है, क्योंकि 155 के जितने कंटेंडर्स हैं इस्लाम को छोड़कर किसी को भी फूटी आंख नहीं सुहा रहा कि हमारे डिवीजन के अंदर इलिया आ गया है, क्योंकि सबको पता है कि इलिया 155 के अंदर नंबर 1 कंटेंडर काफी जल्दी बनने वाला है। डैन हुकर ने भी इलिया के ऊपर एक शॉट लिया है। उन्होंने कहा कि 145 की बेल्ट छीन ली है इससे, ये क्या अपने आप को चैंपियन बता रहा है? ही इज नॉट द चैंपियन, वैकेंट हो चुका है टाइटल फेदरवेट का। और इलिया मजबूरी में 155 में आया है, उससे वेट कट नहीं हो रहा था। वो यूएफसी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई प्लीज बेल्ट मत छीनो, मुझे 155 में फाइट करने का मौका दो, मैं इस ईयर के एंड में फाइट कर लूंगा, इंटरिम टाइटल फाइट करवा दो लोपेज और वोल्कानोस्की की। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यूएफसी ने अपनी पावर दिखाई और यूएफसी के सामने कोई कुछ भी नहीं है। तो इलिया क्या है? कुछ भी नहीं है। यूएफसी ने बेल्ट छीन ली ना, मूव अप करने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी ना। तो इस तरीके से डैन हुकर ने शॉट्स लिए हैं इलिया टोपुरिया पे। अरे भाई डैन हुकर, कम से कम वो बंदा चैंपियन तो था, कम से कम छोड़ने के लिए उसके पास बेल्ट तो थी। आपके पास क्या है? आप एक फाइट के बाद एक फाइट हार जाते हो, एक जीतते हो एक हारते हो, एक जीतते हो एक हारते हो। यू आर नॉट ऑन द लेवल ऑफ इलिया टोपुरिया, और उसके बाद आप इलिया टोपुरिया के लिए बातें करते हो यार, शेम ऑन यू। अगली न्यूज अलेक्जेंडर गुस्टाफ्सन से आ रही है। एक टाइम पर अलेक्जेंडर गुस्टाफ्सन टॉप फाइटर हुआ करते थे यूएफसी में। उनसे पूछा गया कि यार यूएफसी को छोड़कर जीएफएल में क्यों चले गए, क्योंकि आज के टाइम पर वो यूएफसी में है नहीं। जॉन जोन्स के साथ उनकी एक लेजेंडरी फाइट हुई थी, आपने देखा होगा, काफी क्लोज गई थी वो, लेकिन रीमैच में जॉन जोन्स ने उनको हरा दिया था। अलेक्जेंडर गुस्टाफ्सन जो हैं वो काफी लंबे टाइम तक ऑल स्टार जिम जो स्वीडन है उसमें इलिया के साथ और हमजत के साथ ट्रेनिंग भी करते आपको दिखाई दिए। तो यहां पर उनका कहना यह है कि मैं आज के टाइम पर यूएफसी के लेवल पर नहीं हूं। और अलेक्जेंडर गुस्टाफ्सन की यह बात सुनकर मेरी रिस्पेक्ट गुस्टाफ्सन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अलेक्जेंडर के हिसाब से यूएफसी के अंदर वही फाइटर्स टिक सकते हैं जिनका लेवल यूएफसी तक का हो, वरना क्या होगा, वो 19 सेकंड के अंदर नॉकआउट हो जाएंगे। वो एक के बाद एक, कभी ट्रक ड्राइवर से आ रहेंगे, कभी लो कैलिबर फाइटर से आ रहेंगे, कभी सर्जिंग कंटेंडर से आ रहेंगे। तो ऐसे में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फायदा? जब किसी फाइटर को यह पता चल जाए कि वो यूएफसी के लेवल पर अब नहीं रहा, या वो अभी यूएफसी के लेवल पर नहीं है, तो उस वक्त यूएफसी में जाना बेवकूफी है। दूसरे प्रमोशन है, वहां पर फाइट करो। और ऐसा ही मैं कर रहा हूं। इस टाइम पर अपने करियर में मेरा गेम टॉप पर नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। जब हुआ करता था मैं यूएफसी में था, लेकिन जब वो गेम नीचे आ गया अब मैं जीएफएल में आ गया हूं। तो गुस्टाफ्सन ने क्लियर कर दिया कि यूएफसी जो है ना वो हाई लेवल फाइटर्स की जगह है, मीडियोकर फाइटर्स की जगह नहीं है वो। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि सारी की सारी न्यूज जबरदस्त थी और आप अपडेट भी हो चुके हैं। ऐसे ही न्यूज आपके लिए आती रहेंगी, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। व्यूज कम हो रहे हैं, लाइक्स कम हो रहे हैं, मोटिवेशन कम हो रही है, लेकिन एनर्जी दुगनी दिखाएगा आपका भाई। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।